भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने और 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शांति विधेयक लाया गया है। अब भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन को देखा जा रहा है। परमाणु ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ये केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। इस विधेयक को लोकसभा के द्वारा 17 दिसंबर को पारित किया जाता है और राज्यसभा के द्वारा 18 दिसंबर को पारित किया जाता है। परमाणु और विकिरण के प्रयोग को रेगुलेट किया गया है। यदि हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी का, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने और 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शांति विधेयक लाया गया है। जी हाँ, ये वही शांति विधेयक है जिसके द्वारा अब भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्राइवेटाइजेशन को देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम शांति विधेयक के बारे में देखेंगे। इस विधेयक के अंतर्गत हम शांति विधेयक के क्या लाभ है, इसके क्या उद्देश्य है, तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों, देखिए हाल ही में यदि हम बात करते हैं 21 दिसंबर को, तो 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शांति विधेयक यानी कि सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। इस विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है, ये परमाणु ऊर्जा ढांचे में व्यापक सुधार करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक भारत में जो है परमाणु ऊर्जा का जो निर्माण हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ये केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है। मतलब परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में पूर्णतः केंद्र सरकार का अधिकार है। तो अब इसमें निजी भागीदारी को भी शामिल करने के लिए, ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा, हम बात कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा की, जो कि एक स्वच्छ ऊर्जा है। इससे किसी भी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता। तो इसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शांति विधेयक लाया गया है। और हाँ, ये पारित भी हो गया है, तो इसे विधेयक ना करके हम अधिनियम भी कह सकते हैं। देखिए, इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा मिशन को पूर्ण करता है। इसमें 2047 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। चलिए अब हम समझते हैं कि शांति विधेयक को लाने की क्या जरूरत पड़ गई। इसको समझने के लिए हम कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को देखेंगे और वर्तमान में परमाणु ऊर्जा के संबंध में भारत की क्या स्थिति है, इस चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की यदि हम प्रारंभ की बात करते हैं, तो ये 1954 में, ठीक 1954 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ होता है और इससे जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लाया गया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के मध्य परमाणु कार्यक्रम का समझौता होता है और यहाँ से हम भारत में परमाणु ऊर्जा को हम बूस्ट करते हुए देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का क्या मंशा है। तो इसके पीछे तो इसको जानने के लिए आप ये देखिए कि भारत में अभी वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका जो उत्पादन क्षमता है 8.68 गीगावाट। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो, ठीक, तो नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को 2070 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है भारत सरकार का और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है और साथ ही साथ 2070 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 100 गीगावाट तक लेकर जाना है। तो इसी कारण केंद्र सरकार के द्वारा इस विधेयक को लाया गया। देखिए, समझिए अब इसको। इस विधेयक में जो मुख्य प्रावधान है, तो परमाणु ऊर्जा को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जा रहा है और इस विधेयक के माध्यम से भारत में अब परमाणु उत्पादन के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी सामने लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि
2047 तक भारत सरकार को 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। चूंकि हमारा जो परमाणु ऊर्जा है ये स्वच्छ ऊर्जा है और स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण परमाणु ऊर्जा को ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके पीछे एक और कारण है। देखिए, स्वच्छ ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो ये ऊर्जा हमें सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इन दोनों के माध्यम से हमें क्लीन एनर्जी प्राप्त होती है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये 24 घंटा हमें प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि भारत में आने वाले समय में विद्युत का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है। इसके पीछे का कारण है डाटा सेंटर की स्थापना हो, मेट्रो, हॉस्पिटल, तो इन सारी चीज़ों को विद्युत सप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विद्युत हो और वो विद्युत स्वच्छ विद्युत हो यानी कि स्वच्छ एनर्जी हो। तो इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शांति विधेयक लाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इस विधेयक में क्या प्रमुख प्रावधान किया गया है, तो देखिए इस विधेयक के अंतर्गत पिछला जो प्रमुख विधेयक है जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010, तो ये दो प्रमुख अधिनियम हैं। इस अधिनियम को शांति विधेयक प्रतिस्थापित करती है। ध्यान रखेंगे, मैं बार बार शांति विधेयक बोल रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दिया गया है, तो इसे शांति अधिनियम कहना ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, तो पूर्व के जो अधिनियम है 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम, इन दोनों को रिप्लेस करता है ये अधिनियम। ठीक, दूसरा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के गठन का प्रावधान है इस विधेयक के तहत। परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद की स्थापना करता है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट है। इसके साथ ही साथ अगर हम और देखें तो इसमें केंद्र सरकार की जवाबदेहिता को तय करता है। ध्यान रखेंगे, केंद्र सरकार की जवाबदेहिता को कैसे तय करता है, तो पहले यदि हम बात करते हैं 2010 के अधिनियम में, तो इसमें जो सप्लायर होता है, यदि परमाणु दुर्घटना कुछ हो जाए तो सप्लायर के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है और उसकी लायबिलिटी अनिश्चित रहती है। यदि कोई परमाणु दुर्घटना होता है तो सप्लायर के पास यदि वित्तीय जोखिम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि जो दुर्घटना हो रहा है, तो उसके संदर्भ में दुर्घटना के जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय राशि प्रदान करे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस विधेयक के अंतर्गत जो है सरकार के दायित्व को भी ध्यान में रखा गया है और इसी के तहत परमाणु जवाबदेही कोष की स्थापना किया जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार को यूरेनियम और थोरियम की खोज के लिए अन्वेषण गतिविधियां चलाने का अधिकार देता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस विधेयक में है वो है निजी क्षेत्र का एकीकरण। तो निजी क्षेत्र का एकीकरण का मतलब यह है कि इससे पहले भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता था और भारत सरकार के NPCIL यानी कि बात करते हैं हम यहाँ पे NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता था। ये प्रमुख संस्था जो परमाणु ऊर्जा के संबंध में देखरेख करता। तो अब जो है सरकारी ना रहकर अब ये निजी हाथों में भी चला जाएगा। तो इस तरह से हम इस विधेयक के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब निजीकरण भी हो गया है। देखिए, अब इसमें एक परमाणु क्षति दावा आयोग का भी स्थापना का बात कहा गया है। तो इसमें जो भी समस्याएं होगी तो उस समस्या को निपटाने के लिए ये आयोग कार्य करेगी। तो ये प्रमुख प्रावधान है जो हम इस शांति विधेयक में देख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मैं भारत की बढ़ती ऊर्जा की मांग और ये ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए क्योंकि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया है, विधेयक को लाया गया है। देखिए, आने वाला समय में डेटा केंद्रों और उन्नत उद्योगों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है विद्युत का। तो इस डिमांड को इस परमाणु ऊर्जा के द्वारा पूर्ति किया जाएगा और भारत का परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण था जिसके वजह से शांति विधेयक को लाया गया है। चलिए, वर्तमान दृष्टिकोण, यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सन 2014 में
भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता 4.4 गीगावाट था, जिसे आज यदि हम 2024-25 की बात करते हैं तो वर्तमान में ये 8.78 गीगावाट है। ठीक, और परमाणु ऊर्जा का जो हिस्सेदारी है वो 3.1% है। देखिए ये जो 3.1% है परंपरागत ऊर्जा, इसमें पहला तो तापीय ऊर्जा आता है और दूसरा जो है, तो तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा ये परंपरागत ऊर्जा है। इसका मतलब ये है इसका जो संसाधन है वो सीमित है। तो ये जो 3.1% है ये परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो बचा 97% लगभग जो है ये तापीय ऊर्जा से हमें प्राप्त होता है। अब भारत सरकार का लक्ष्य है 2031-32 तक इस क्षमता को बढ़ाकर, जो वर्तमान में 8.78 गीगावाट है, तो इस क्षमता को बढ़ाकर 22.38 गीगावाट करने का, और 2047 तक 100 गीगावाट की ऊर्जा को प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत का न्यूक्लियर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है, या 2032-33 तक कितने करने की लक्ष्य है, या 2047 तक कितना करने का लक्ष्य है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे परमाणु ऊर्जा स्थापित क्षमता, मतलब हमारे भारत में देखिए कुल 24 रिएक्टर कार्यरत है। अब ये 24 रिएक्टर के द्वारा हमें 8.78 गीगावाट का ऊर्जा प्राप्त होता है। अब ये जो 24 रिएक्टर है जिसमें तारापुर, रावतभाटा, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पकम, नरोरा, तो ये प्रमुख न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद करना है कि तारापुर का टोटल कैपेसिटी कितना है और ये किस स्टेट में पड़ता है। तो तारापुर देखिए ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, इसका टोटल कैपेसिटी है 1400। वही रावतभाटा राजस्थान राज्य में है, इसका टोटल कैपेसिटी 1780 है। कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है और इसका टोटल कैपेसिटी है 2000। कैगा कर्नाटक में स्थित है और इसका टोटल कैपेसिटी 880 मेगावाट है। काकरापार ये गुजरात में है, इसका टोटल कैपेसिटी 1840 मेगावाट है। कल्पकम तमिलनाडु राज्य में है, इसका टोटल कैपेसिटी 440 मेगावाट है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है और इसका भी टोटल कैपेसिटी जो है 440 मेगावाट है। तो इस तरह से टोटल 8780 मेगावाट है, जिसे हम 8.78 गीगावाट भी कहते हैं। तो ये प्रमुख न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। टोटल 7 पावर स्टेशन है जो निम्न स्थानों पे हम देखते हैं। देखिए अब हम वर्तमान में टोटल ऊर्जा उत्पादन को देखेंगे कि ये जो ऊर्जा उत्पादन किन किन क्षेत्रों से हमें प्राप्त होती है। देखिए भारत में जो ऊर्जा उत्पादन होता है यह परंपरागत और गैर परंपरागत 2 भागों में विभाजित है, और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं थर्मल यानी कि परंपरागत ऊर्जा में तापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो अकेला यदि हम तापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये 48.42% है, और वही यदि हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका कुल हमें लगभग जो है ये 52% देखने को मिलता है। और इस गैर परंपरागत ऊर्जा में प्रमुख रूप से सोलर पावर एनर्जी है जिसका योगदान 26% है। बायो पावर यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है इसका कुल प्रतिशत है 2.28%। यदि हम इसकी क्षमता की बात करते हैं उत्पादन क्षमता, तो देखिए ये 132 गीगावाट है, वही ये 1.1 गीगावाट। स्मॉल हाइड्रो पावर का जो उत्पादन क्षमता है ये 5.15 गीगावाट है, इसका कुल प्रतिशत है 1%। विंड पावर का 10% भागीदारी है, न्यूक्लियर का 1.72। तो देखिए न्यूक्लियर अभी हमने बात किया 3.1%, तो 3.1% है ये परंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में। यहाँ पे हम लोग 2 ऊर्जा को रखते हैं, तापीय ऊर्जा और न्यूक्लियर ऊर्जा। तो जब हम 2 ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें 3.1% पड़ता है। लेकिन यदि हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बटा है, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये बड़े जल विद्युत ऊर्जा है, और अगला जो है तापीय ऊर्जा है।
तो इन सभी की यदि हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी का 1.72% है योगदान, और वही बड़े जो विद्युत है, जल विद्युत ऊर्जा है, इससे हमें 9.93% का ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये प्रमुख आंकड़ा है। देखिए, ये 23 दिसंबर 2025 का आंकड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, गवर्नमेंट के साइड से ही लिया गया है, आप इसे याद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक जो हमारा टोटल एनर्जी है उसका आधा एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के द्वारा प्राप्त हो, और भारत सरकार के द्वारा 2025 में ही इस टारगेट को प्राप्त कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो परंपरागत ऊर्जा है और दूसरी तरफ नवीकरणीय ऊर्जा है, तो परंपरागत ऊर्जा 48% तक है, सीमित हो गया है, और 52% यानी कि आधे से ज़्यादा आज हम स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टर के प्रकार। तो 3 प्रकार के रिएक्टर हम देखते हैं। पहला माइक्रो रिएक्टर, ये 1 मेगावाट से 20 मेगावाट तक है। इसे आसानी से कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है, एक ट्रक में ही इसे रखा जा सकता है और यहीं से इसका उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा जो होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये 20 मेगावाट से 300 मेगावाट तक इसका उत्पादन क्षमता होता है। ये ऐसा है कि फैक्ट्री में बनता है और कहीं ले जाकर हम इसे असेंबल कर सकते हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 5 देसी रूप से, मतलब स्वदेशी 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाया जाए। इसके बाद जो है फुल साइज रिएक्टर, इसकी कुल क्षमता 300 मेगावाट से 1000 मेगावाट या इससे भी अधिक मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन होता है। तो अभी जो हम 7 कुल पावर स्टेशन देखें, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये इसी श्रेणी में आता है। तो मैंने आपको परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में बताया। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा मिशन, इसका घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में होता है और इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। लक्ष्य है स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना, और इसी के तहत 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन कर सके। ठीक, इससे आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्मॉल मॉडिफाइड रिएक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी उत्पादन क्षमता अधिकतम 300 मेगावाट तक होती है। चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा क्या है। तो परमाणु ऊर्जा बहुत ही सिंपल है। किसी भी परमाणु के केंद्र में जो ऊर्जा स्थापित होती है या स्थित होती है उसे ही हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा हमें 2 तरीके से प्राप्त होती है। या तो हम उसके नाभिक को तोड़ दे, कई भागों में बांट दे, तो उससे ऊर्जा जो प्राप्त होगा उसे हम नाभ की विखंडन ऊर्जा कहेंगे। और यदि 2 अलग अलग नाभिक को आपस में मिलाते हैं तो उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उसे हम नाभ की संलयन ऊर्जा कहते हैं। ये जो नाभ की संलयन ऊर्जा है, ये हमें मुख्य रूप से सूर्य में देखने को मिलता है, जहां 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है। वही यदि हम रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर की बात करें तो परमाणु रिएक्टर नाभ की विखंडन के मॉडल पे कार्य करती है। ठीक, इसका फायदा ये होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है इसका उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए हम इसे स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और ये वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा को एक स्वच्छ भरोसेमंद स्रोत के रूप में महत्व प्रदान करता है। तो ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार और बता देता हूं कि भारत सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये जो ऊर्जा है 24 घंटे हमें प्राप्त होती है। जहां हम सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो वहां हमें ब्रेक मिलता है। ब्रेक कैसे मिलता है? रात के समय में हमें, या बादल यदि छा जाता है तो हमें सूर्य ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, वही पवन की दिशाएं बदल जाती है या पवन की स्पीड कम हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे अच्छा सोर्स है स्वच्छ एनर्जी का, जहां हमें 24 घंटे एनर्जी प्राप्त होती रहती है, यानी कि हम 24 घंटा एनर्जी भी बना सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये जो शांति विधेयक है SHANTI यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस विधेयक को लोकसभा के द्वारा
17 दिसंबर को पारित किया जाता है और राज्यसभा के द्वारा 18 दिसंबर को पारित किया जाता है। वही राष्ट्रपति के द्वारा 11 दिसंबर को मंजूरी प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना और भारत के 2047 के स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना। चलिए अब फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मेजर हाइलाइट्स है। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत प्राइवेट सेक्टर को महत्व दिया गया है, उसकी भागीदारी को शामिल किया गया है, लाइसेंस प्रणाली को मॉडर्नाइज किया गया है, सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक किया गया है, परमाणु और विकिरण के प्रयोग को रेगुलेट किया गया है, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है इस विधेयक के माध्यम से। ठीक, वही मुआवजा प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है, मजबूत बनाया जा रहा है, न्यूक्लियर रेगुलेटर को लाया गया है। तो इस तरह से ये प्रमुख हाइलाइट्स है जो हमें जानना चाहिए कि शांति विधेयक में ऐसा क्या है जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इसके विरोध में जब इसे संसद में पेश किया गया तो विपक्ष के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया इसके कुछ चुनौतियों को या कमियों को बताते हुए। इन कमियों में सबसे प्रमुख कमी ये है कि यदि किसी भी प्रकार के परमाणु दुर्घटना होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यदि इसके द्वारा जो रेडियो एक्टिव पदार्थ यदि गलती से बाहर आ जाता है तो इसके दुष्प्रभाव भी हमें लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी का तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। तो इस तरह से समस्याएं गिनाई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र को यदि सौंप दिया जाएगा तो कहीं ऐसा मत हो कि इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए और किसी एक निजी क्षेत्र का एक अधिकार कहीं बढ़ मत जाए। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं जो हमें इस विधेयक के माध्यम से देखने को सुनने को मिल रही है। लेकिन जो भी हो, सरकार की मंशा तो यही है कि 2047 तक 100 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।